Good morning. Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian dated October 3, 2024 and the day is Thursday. तो आपको पता ही है नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, उसके अलावा हम शुरुआत करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। तो पहली न्यूज जो ये है वो है कि गवर्नमेंट प्रिंटेड देन शेल्व्ड इट्स रिपोर्ट ऑन द एलिफेंट्स, काउंट फेल बाय 20% इन 5 ईयर। आपको मैंने बताया था लास्ट टू लास्ट क्लास में कि एलिफेंट का सेंसस हुआ था 2017 में, उसके बाद 2022 में भी सेंसस हुआ, लेकिन ये रिपोर्ट कभी भी रिलीज नहीं हुई। तो इसको ही मैं डिटेल में आप लोग को अंदर में बताऊंगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं इन एनडीए रूल्ड बिहार प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी इज न्यू इंट्रेंट। तो आपको बता दें बिहार की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन नहीं जानता होगा प्रशांत किशोर को। तो प्रशांत किशोर जी जो है 2 साल बाद आफ्टर ही एम्बार्क्ड हिज जर्नी ऑन जन स्वराज पद यात्रा, बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने शुरुआत की थी और एक्टिविस्ट हैं ये, जो कि पहले स्ट्रैटेजिस्ट थे प्रशांत किशोर। उन्होंने एक नई पार्टी लॉन्च की है जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी पटना में। ये एक फॉर्मर डिप्लोमेट भी रह चुके हैं और प्रशांत किशोर जी नहीं, मनोज भारती जी फॉर्मर डिप्लोमेट भी रह चुके हैं जिन्होंने सर्व किया था इंडिया को एज एन एम्बेसडर 4 कंट्रीज में। वो इस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे। अपनी पार्टी के 5 पॉइंट एजेंडा को अनवील किया इन्होंने कहाँ पे, तो पटना वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड पे। किशोर जी ने कहा कि एडुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जो है वो टॉप प्रायोरिटी होगी। वन में आस्क फ्रॉम वेयर वी डू गेट द मनी टू डू दिस। तो इन्होंने कहा है कि हम एडुकेशन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे और इसके लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो जब आप हमको पावर में लाओगे तो हम आप लोगों के लिए ये सारी चीजें करेंगे। उसके अलावा दूसरी चीज मैं आपको और डिटेल से पेज 2 में बता देती हूँ कि ये क्या चीज है। हाँ, तो इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, लिकर बैन को लिफ्ट कर देंगे घंटों में अगर आपने हमें चूज किया तो। और हमें एक एस्टिमेट चाहिए 5 लाख करोड़ का टू ओवरहॉल द एजुकेशन सिस्टम इन 10 ईयर्स। इन्होंने कहा है कि अगर इस पार्टी को चुना जाएगा तो 10 साल के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए देकर ये जो रुकी हुई एजुकेशन सिस्टम है ना उसको ठीक करेंगे। ये क्या करेंगे, दारू पे जो शराबबंदी है वो बंद कर देंगे। तो उससे क्या मिलेगा, 20,000 करोड़ एनुअली मिलेगा सिर्फ एक्साइज ड्यूटी में। और यही पैसे जो है वो एजुकेशन सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने में यूज किया जाएगा। ये एक पोल स्ट्रैटेजिस्ट है। अकॉर्डिंग टू द पोल स्ट्रैटेजिस्ट द न्यू पार्टीज अदर प्रायोरिटीज आर पेंशन फॉर एल्डर्स, सॉफ्ट लोन टू विमेन एंड लैंड रिफॉर्म। यानी इसके अलावा और कौन कौन सी इस पार्टी के नई नई मतलब इन्होंने अपने एजेंडा में डाला है, तो एडुकेशन तो है ही है, शराबबंदी को हटाना तो है ही है। उसके अलावा ये एल्डर्स को पेंशन देंगे, विमेन को सॉफ्ट लोन देंगे और लैंड रिफॉर्म्स करेंगे। ठीक है, किशोर जी ने कहा है कि स्टेट डज नॉट नीड एम्प्टी स्लोगन्स ऑफ स्पेशल स्टेटस। उन्होंने कहा कि जैसे वो किस पे यहाँ पे टॉन्ट कस रहे हैं, तो सबको ही पता है कि हमारे देश नहीं, हमारा जो ये स्टेट है, राज्य है, इसको स्पेशल स्टेटस की जरूरत नहीं है। वी विल कंपेल बैंक्स टू मेक अवेलेबल टू द स्टेट कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू द सेविंग्स डिपॉजिटेड बाय इट्स पीपल। मतलब हम क्या करेंगे, हमको ये सब भीख नहीं मांगेंगे कि हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। बिहार ऐसा बन जाएगा कि बैंक्स जो है वो कंपेल हो जाएंगे कि इतने पैसे दे सके स्टेट को एज अ कैपिटल, जो फिर बाद में लोग सेविंग्स की तरह यूज कर सके। लास्ट ईयर बैंक जो बिहार में है वो 4.61 लाख करोड़ की डिपॉजिट की थी, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 1.61 लाख रुपीस करोड़ जो है वो लोन में दिया था। ये बहुत ही पुअर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है। ये यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है, CDR, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अगर पुअर होता है ना, तो मतलब वहां पे आप बता सकते हैं कि बैंकिंग पेनिट्रेशन पुअर है। ठीक है, तो बिहार इसको रेस करेगा 70% इस रेशियो को, अगर 2.5 लाख करोड़ तक बिजनेस करने के लिए। इन्होंने अलेज किया कि जो बैंक्स बिहार में है ना वो इन्वेस्ट करती है दूसरे स्टेट्स में, पर बिहार में नहीं करती। इट इज प्रिसाइजली द रीजन, इसी वजह से हमारे बिहारी लोग जो है वो दूसरे स्टेट में जाके लेबर का काम करते हैं, ऐसा प्रशांत किशोर जी ने कहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम अपने जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको जो है वो डिग्निटी के साथ जीने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2,000 रुपए का मंथली पेंशन देंगे। इसके अलावा 6,000 करोड़ एनुअली सेट किया जाएगा फॉर एनुअल बजट के लिए। एनुअल बजट में ये जो है वो
6,000 करोड़ जो है एनुअली सेट किया जाएगा। हम इंश्योर करेंगे कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको 4% एनुअल इंटरेस्ट के साथ लोन मिले। और गवर्नमेंट क्या करेगी ना, ये लोड को ले लेगी 6% इंटरेस्ट का। अगर जो 6% इंटरेस्ट का लोड है वो गवर्नमेंट ले लेगी। किशोर जी ने किसको टारगेट किया, तो नीतीश कुमार जी को टारगेट किया ओवर अ लैंड सर्वे, एक लैंड सर्वे जो उन्होंने होल्ड पर रखा हुआ है 3 महीने से। वी नीड लैंड रिफॉर्म्स एंड न्यू वेज ऑफ अर्निंग फ्रॉम कैश क्रॉप्स। देखो बिहार और यूपी ऐसे कुछ राज्य है ना जहाँ पे ज्यादातर पैडी, धान और गेहूं वगैरह उगाए जाते हैं, ठीक है। कई कई जगह पे मक्का भी होता है, लेकिन कैश क्रॉप जो होता है ना, जैसे कि शुगर केन, कॉटन, ये सब जो होता है ना, इसको कहते हैं कैश क्रॉप। ये सारे क्रॉप हम कम उगाते हैं और यही कैश क्रॉप ना वो एक्स्ट्रा इनकम देता है। जो पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स होते हैं वो रिच क्यों होते हैं, क्योंकि वो कैश क्रॉप में भी देते हैं और वो जिनका उनका जो फार्मिंग सिस्टम है। तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है, अगर कैश क्रॉप लगाना है तो लैंड सर्वे की जरूरत है, तो वो लैंड सर्वे करवाएंगे ये। किशोर जी ने कहा है कि पार्टी के कैंडिडेट फॉर द 2025 बिहार असेंबली पोल्स विल बी अनाउंस्ड इन मार्च। अगर इनकी पार्टी है तो ऑफ कोर्स कोई कैंडिडेट भी होगा जो सीएम का चेहरा होगा, वो उस टाइम ही अनाउंस करेंगे। 2025 में जब इलेक्शंस होंगे मार्च में, तो तब वो अनाउंस करेंगे। उन्होंने क्या बोला है कि ये मेथड फॉलो करेंगे यूएस का, जहां पे पीपल नॉट अ टीम ऑफ सीनियर लीडर्स चूज द पार्टीज नॉमिनी 6 मंथ बिफोर द इलेक्शन। ये बड़ी यूनिक सी चीज है। देखो यूएस में क्या होता है ना कि जैसे किसको रखा जाए, कि वो सीनियर चूज करे कि नॉमिनी, कि हाँ ये 5 लोग जो है ये बनने चाहिए सीएम। वो कौन डिसाइड करता है, पार्टी डिसाइड करती है, पार्टी के सीनियर नेता डिसाइड करते हैं। पर यूएस में ऐसा नहीं होता है, यूएस में लोग डिसाइड करते हैं। तो ये बिहार में भी लेके आएंगे कि लोग नॉमिनी को डिसाइड करेंगे इलेक्शन से 6 महीने पहले कि वो कौन से नॉमिनी है जो सीएम बन सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली एक कोई यूनिक सी चीज होगी। ये जो नॉमिनेट कैंडिडेट्स हैं फिर वो रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज जाएंगे जहाँ पे पार्टी की पॉलिसीज और प्लान्स को देखेंगे। वी विल ऑल्सो ब्रिंग द राइट टू रिकॉल लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब ये सारे टर्म अगर प्रशांत किशोर जी यूज करें तो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस विल इंश्योर दैट नॉन परफॉर्मिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कैन नॉट अपॉन विक्ट्री स्टार्ट टेकिंग इट easy, believing that they can enjoy perks in their office for the 5 years। राइट टू रिकॉल का ये मतलब है कि अगर कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर दिया जाए जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो जाते ही अपने ऑफिस में मजे करने लगेगा 5 साल में, नहीं, रिकॉल करने का राइट होगा इनको। इफ पीपल गेट फेड अप मिड टर्म दे विल बी रिकॉल्ड बाय देयर इलेक्टर्स। मतलब अगर आप किसी नेता को आपने चुना और वो काम नहीं कर रहा है, आप फेड अप हो गए मिड टर्म में, उसका टर्म कंप्लीट नहीं हुआ पर आप उससे फेड अप हो गए, तो उसको रिकॉल कर दिया जाएगा, मतलब उसको हटा दिया जाएगा कि तुम निकलो, तुम इस पोजीशन पे नहीं रहोगे। तो ऑन थर्सडे द पार्टी विल नेम अ कमिटी दैट विल मेक डिसीजंस ऑन पॉलिसी इश्यूज। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जन स्वराज पार्टी का जो आइडिया है बिहार में, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये वादे तो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, बाकी तो वक्त बताएगा, पर चीजें काफी यूनिक सी लग रही, बाकी तो वक्त ही बताएगा कि ये सारी चीजें अमल की जाती है कि नहीं। आई होप अमल की जाए। अगर आप सोच के देखिए, अगर इनकी पार्टी को लोग पसंद करते हैं तो हमें एक नया सीएम मिलने के भी आसार है। बाकी तो देखते हैं, ये तो आखिर में जनमत पे ही डिपेंड करता है, जनता किसको चुनती है। चलिए हम लोग डिटेल में न्यूज को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग न्यूज को देखते हैं। इसके बारे में तो हमने बात कर ही ली, जन स्वराज पार्टी के बारे में, कि क्या कर जन स्वराज पार्टी जो है वो किसकी होगी, प्रशांत किशोर जी की पार्टी है और बड़े अलग अलग यूनिक से प्रैक्टिसेस लेकर आए हैं। सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं। जो पहले पेज पर न्यूज थी कि गवर्नमेंट ने जो है वो प्रिंट किया है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ये रिपोर्ट से पब्लिश करती, ठीक है। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने, अरे ये क्या हो रहा है मेरे पेन को, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एलिफेंट सेंसस रिपोर्ट स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया 2022-23 बन चुका है, पर ये धूल खा रहा है सिंस फरवरी दिस ईयर। 2024 के फरवरी से ये धूल खा रहा है, अभी तक इसको रिलीज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से सेंसस का डेटा नहीं निकला है। तो डेटा फ्रॉम द अनरिलीज रिपोर्ट द इंडियन एक्सप्रेस शोज, अब ये डेटा जो रिलीज नहीं हुआ उसमें क्या पता चला है कि 20% ड्रॉप हुआ एलिफेंट के पॉपुलेशन में आखिर के 5 सालों में। इसमें सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट में
एक अलार्मिंग 41% डिप कंपेयर हुआ। डिप माने गिरावट दिखी गई है 41% की 2017 के एस्टिमेट से, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कि 2017 में हुआ था लास्ट सेंसस एलिफेंट का। ठीक है, तो वो डिप देखा गया। इसके अलावा जो डिप है ना एलिफेंट नंबर का, वो आइडेंटिफाई करता है मशरूमिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, किस वजह से डिप हो रहा है। मशरूमिंग का मतलब होता है बढ़ाना, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो बढ़ रहे हैं, माइनिंग बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट कर रहा है एलिफेंट पे। और कल ही मैंने आपको बताया था कि 5 तरह के एलिफेंट की पॉपुलेशन देखी गई है हमारे इंडिया में। कल देखी गई थी ना, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, रिवीजन होगा आपको। 5 कौन से टाइप्स देखे गए हैं एलिफेंट के, ठीक है, ये बताओगे। ये 5 टाइप्स हैं और जो है वो उसको ही देखा जाएगा, तो इन्हीं को देखा जाएगा। तो यही बताया जा रहा है कि ये एक अलार्मिंग रेट देखा गया। उसके अलावा क्या देखा गया है कि मिनिस्ट्री ने देखा है कि एक इंटरिम रिपोर्ट में एस्टिमेशन एलिफेंट नॉर्थ ईस्ट के जो एलिफेंट्स है उनका एस्टिमेट रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है, तो वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है जून 2025 तक। एलिफेंट सेंसस हर 5 साल में कंडक्ट करता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री के अंदर, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के। अभी अनरिलीज रिपोर्ट को ऑथर किया है 7 साइंटिस्ट और ऑफिशियल्स ने इस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स ने, और नोडल मिनिस्ट्री है न्यू दिल्ली की। ये पहला ऐसा साइंटिफिक जो है वो सेंसस है। तो यहाँ से हो गया आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर 5 साल पे होता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कराती है। ये आप नंबर्स देख सकते हो किस तरह का डिप आया है सेंट्रल और इसमें 41%, ये सबसे अलार्मिंग चीज है। नॉर्थ ईस्ट का भी डेटा नॉट अवेलेबल, इसी वजह से रिलीज नहीं हो पा रहा है, रिलीज में इशू आ गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके अलावा आपको पता ही है वेस्ट एशिया में तो खतरनाक सी चीज हो गई, एज पे है वेस्ट एशिया, ये रहा वेस्ट एशिया। यहाँ पे जो है वो इतनी बड़ी लड़ाई होने वाली है, टेंशंस बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि ईरान जो है मिसाइल फेंक के जा रहा है इसराइल पे, और इसराइल अपना रिटालिएशन कर रहा है। तो एस जयशंकर जी जो है वो यूएस के स्टेट मिनिस्ट्री से मिले और उन लोगों ने बात किया। उन्होंने बोला कि रिस्ट्रेन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रिस्ट्रेन नहीं हुआ तो जान किसकी जाएगी, सिविलियंस की जाएगी। और जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अगर एब्सोल्युटली एसेंशियल है तो ही ईरान जाओ, वरना मत जाओ, ऐसा कहा है हमारी मिनिस्ट्री ने। और जो ये इवॉल्विंग सिचुएशन है ना वेस्ट एशिया की, उसने बड़ा डरा के रखा है, सब कोई डीपली कंसर्न्ड है इस एस्केलेशन के वजह से। क्योंकि अगर वेस्ट एशिया में एस्केलेशन होता है ना तो पूरे वर्ल्ड में फैलने के चांसेस है। यूजुअली डराने की बात नहीं करती, पर वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है अगर इस तरह की चीजें, छोटी चीजों से ही बढ़ती है, रीजनल चीजें ही वर्ल्ड लेवल पे जाती हैं। तो इस रीजनल डायमेंशन को रोकना पड़ेगा, किससे? डायलॉग और डिप्लोमेसी से। इंडिया हमेशा बोलता है डायलॉग और डिप्लोमेसी। इंडिया के इश्यूज क्या है ना कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा ना तो हमारे लिए बड़ा अनस्टेबल फेज हो जाएगा, ग्लोबल और इंडियन ट्रेडर्स दोनों के लिए। क्योंकि रेड सी वाला जो एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रेड सी वाला एरिया, यहाँ पे स्वेज कनाल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्वेज कनाल वाली चीज है वो इशू क्रिएट करेगी। ठीक है, और स्वेज कनाल यहाँ पे से ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, हमें दूसरा ट्रेड रूट लेना पड़ेगा, केप ऑफ गुड होप वाला। क्या लेना पड़ेगा? केप ऑफ गुड होप वाला। और वो बहुत लंबा रूट है, और इतने लंबे रूट में क्या इशू आएगा? इतने लंबे रूट में आएगा कि हमारे पास पैसे बढ़ जाएंगे कॉरिडोर के, हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो ट्रेड डिसरप्शन होगा। हिजबुल्लाह बेस्ड शेयर जो है वो खूती के साथ रिबेल वाले रिस्पॉन्सिबल है मेजोरिटी ऑफ अटैक रेड सी के लिए। तो रेड सी में भी एक रिस्क होगा कि अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो सुएज कनाल वाली रूट बंद हो जाएगी, और इंडिया पे तो बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ट्रेड जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी। तो इस वजह से बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। आपको ये बता दें कि बहुत, अगर इसको अभी रिस्ट्रेन नहीं किया तो ये फैल सकती है, और ये ऐसा कोई मजाक नहीं, बहुत बड़ी चीज में फैल सकता है। आपको पता है हमारा टेस्ट है 6 अक्टूबर को, और मुझे पता है बहुत लोगों ने अभी कर लिया होगा रजिस्टर, और मैं आप लोग सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। जो भी दे रहे हैं आप लोग, अच्छे से इस पेपर को दीजिए, एकदम सीरियस होके, फील करना है कि एग्जाम हॉल में ही है। ठीक है, और उस वाले माइंडसेट के साथ जाकर दीजिएगा इस पेपर को, और अपने मार्क्स से घबराना भी नहीं है और बहुत खुश भी नहीं होना है। जो मार्क्स आएंगे वो आपको बताएंगे आप कहाँ हो, और बस उस पर मेहनत करनी है। 40-45 दिन है, मेहनत में लगना है। चलो, अब दूसरी चीज क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या किया, अक्टूबर दिसंबर रेनफॉल टू बी अबव नॉर्मल आफ्टर 108% इन जून सितंबर। अभी जून और सितंबर में 108% रेनफॉल हुआ था, जो कि नॉर्मल से काफी ऊपर था। और लेकिन जो
अक्टूबर दिसंबर का रेनफॉल है वो काफी नॉर्मल होगा, ऐसा आईएमडी ने कहा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन जो है वो पेनिनसुलर इंडिया में आ जाएगा, अभी मानसून रिट्रीट कर रहा है, ठीक है। और ये जो रिट्रीटिंग मानसून है ना, ये बारिश लेकर आता है कहाँ पे, तो रायलसीमा, आंध्र प्रदेश कोस्ट, पुडुचेरी, तमिलनाडु, यहाँ रेनफॉल लेकर आता है और मेजर रेनफॉल यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, इस बार नॉर्मल होगा। लेकिन ला नीना कंडीशंस जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में हो रहे हैं, दैट देयर कुड बी बिलो नॉर्मल रेनफॉल ओवर तमिलनाडु एंड पुडुचेरी ड्यूरिंग द अपकमिंग सीजन। ला नीना इज नोन टू सप्रेस नॉर्थ वेस्ट मानसून। अब ये इंपॉर्टेंट है, ला नीना जो आएगा ना, वो ला नीना आपको नॉर्थ वेस्ट मानसून को सप्रेस करता है। नॉर्थ वेस्ट मानसून इज द रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है, इसको सप्रेस करता है। तो इस वजह से एक थोड़ी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ला नीना ईयर में तमिलनाडु, पुडुचेरी नॉर्मल से बिलो जो है वो रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन आईएमडी कह रहा है इस बार ही नॉर्मल होगा। लेकिन अभी इंडियन ओशन डाइपोल, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन कौन से फैक्टर इंडिया में अफेक्ट करते हैं, तो इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो काउंटर पार्ट होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, जिसको एनसो बोलते हैं, उसका, ठीक है। तो ये न्यूट्रल रहेगा कमिंग वीक में नॉर्थ ईस्ट मानसून में, और इस वजह से चीजें नॉर्मल रहेगी क्योंकि ये न्यूट्रल रहेगा। ओवर द कंट्री अक्टूबर विल कंटिन्यू टू रिमेन अ रेनी सीजन एंड ऑल द इंडियन रेनफॉल ड्यूरिंग दिस मंथ इज 1.5% ऑफ द एवरेज, अबव नॉर्मल रहेगा, ऐसा कहा है इन्होंने। डे और नाइट टेम्परेचर सेट टू सोर ओवर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। इसमें दिन और रात के जो टेम्परेचर है ना, वो सोर करेंगे, मतलब बढ़ेंगे, बढ़ते हुए दिखेंगे, ऐसा कह रहा है। कौन कह रहा है, तो आईएमडी कह रहा है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी कुछ आपके लिए जानना जो आईएमडी ने कहा है। उसके अलावा अभी ईरान और इसराइल में वॉर चल रहा है, ठीक है। ईरान ने ट्यूसडे को 180 से ज्यादा जो मिसाइल है वो इसराइल की तरफ छोड़ा, और जूइश नेशन ने बोला है कि ईरान से हम बदला लेके रहेंगे, वी विल मेक ईरान पे। अब प्रॉब्लम क्या है, चल देख लेते दोनों का कंपैरिजन कि ईरान और इसराइल में क्या, मतलब दोनों कौन कौन सी चीजें यूज कर रहे हैं, किस तरह से इनका वॉर चल रहा है। तो देखो, ईरान के पास आउटडेटेड अमेरिकन F4, F5, F14 एयरक्राफ्ट है, कुछ रशियन Su-24 और MiG-29 फाइटर्स है, जबकि इसराइल के पास एडवांस यूएस सप्लाइड एयरक्राफ्ट है जिसमें F-15, F-16, F-35 और मल्टीपर्पज जेट फाइटर्स है। ड्रोन की बात की जाए तो ड्रोन जो है वो एस्टिमेटेड टू बी 1000 से भी थोड़ा कम है ईरान के पास। और इसराइल इज पाइनियर इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसका एक हेरॉन है जो कि बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हेरॉन इसराइल का ये एक पायलटलेस प्लेन है जो कि 30 घंटे से ज्यादा जो है बिना पायलट के फ्लाई कर सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरॉन पायलटलेस है, ओके, पायलटलेस प्लेन। उसके अलावा जो दूसरी न्यूज है वो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ईरान हैज मोर देन 3500 सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो कि हाफ टन वॉरहेड्स लेके जा सकता है। एंड इट इज बिलीव टू, जबकि हम इसराइल की बात करें तो इट इज बिलीव टू हैव लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जिसके डिटेल्स तो अननोन है। डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो ईरान जो है वो रिलाई करता है रशिया और अपना खुद का डोमेस्टिक सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम पे, ठीक है। उसके पास S-300 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो उसने रशिया से लिया है 2016 में। इसके अलावा इसके पास एक डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड बवार, क्या नाम है, नाम ये सारे इंपॉर्टेंट है, बवार 373 सरफेस एंड एज वेल एज सैयद एंड राद डिफेंस सिस्टम। ये सारे डिफेंस सिस्टम नाम याद रख लें। सैयद एंड राद किसका है, ईरान का है। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, नाम में बार बार क्यों लिख रहे हो, लिखा है फिर भी क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसराइल के पास क्या है, तो इसराइल के पास एरो 3, डेविड स्लिंग, ये दो इंपॉर्टेंट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और आयरन डोम तो कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, तो याद रखना है एरो 3 एंड डेविड स्लिंग। ये किसके पास है, ये इसराइल के पास है, ठीक है। और इनका आयरन डोम तो है ही है जिससे ये रॉकेट्स और मोटर्स को जो है वो टैकल करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप देख सकते हो दोनों के डिफरेंस पिक्चर में। इसका F5 है फाइटर जेट जो ईरान इसराइल वॉर में इसने यूज किया था, और इसराइल का F-35, ये F-35 की पिक्चर है यहाँ पे, और ये इसकी F5 की पिक्चर है, ठीक। तो ये इस तरह का कुछ दोनों में डिफरेंस है। ऑफ कोर्स अपर हैंड किसके पास है, इसराइल के पास अपर हैंड है क्योंकि इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट न्यूज ये है कि लंगूर्स को यूज किया जाता है टू स्केयर अवे रेसस मंकी। एक यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने हायर किया है लंगूर को ताकि जो रेसस मंकी है कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम में उनको भगाया जा सके। डेकेड से जो इंडियन ग्रे लंगूर है ना, अब यहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए नाम है, इंडियन ग्रे लंगूर का साइंटिफिक नाम क्या है, सेमेनोप्रिथिकस एंटेलस।
इसको रखा जाता है, इनको डिप्लॉय यानी कि इनको रखा जाता है टू स्केयर अवे रेसस मंकी, जो लार्ज ट्रूप में आते हैं और ऑफिशियल्स को परेशान करते हैं, ठीक है, दिल्ली वाले रीजन में। तो लंगूर्स क्या एनिमी होते हैं मंकी के? तो माना जाता है कि रेसस मंकी वाइडली बिलीव टू बी स्केयर्ड ऑफ ब्लैक फेस लॉन्ग टेल लंगूर, रेसस मंकी डरते हैं लंगूर से, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। However the two, लेकिन अगर नेचर में देखा जाए तो नेचर में दोनों स्पीसीज तो एमिकेबली मतलब अच्छे से प्यार से ही रहते हैं, पर ऐसा देखा जाता है कि दोनों लड़ते मतलब डरते हैं। सिचुएशन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस तरह का सिचुएशन है। 2012 में मिशिगन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने लिखा था कि जब हम लोग फीड करते हैं ना इन नेचुरल हैबिटेट, लंगूर्स डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ रेसस मंकी नियर बाय। नेचुरल हैबिटेट में लंगूर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब सोशल ऐसे सिचुएशंस में देखा जाए ना तो एक सिग्निफिकेंट प्ले बिहेवियर है इंटर स्पीसीज ग्रूमिंग का, ठीक है। रिसर्च ने शो किया है कि रेसस मंकी इज टू बी मोर कॉमन देन लंगूर इन अर्बन स्पेसेस। अगर आप अर्बन एरियाज में देखो ना तो रेसस मंकी ज्यादा दिखते हैं लंगूर्स के कंपैरिजन में। रेसस मंकी सिग्निफिकेंटली एंगेज मोर फीडिंग फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज देन लंगूर। अगर आप खाना दोगे ना तो ज्यादातर रेसस मंकी खाएगा, लंगूर नहीं। ओनली द रेसस ग्रुप वेयर रिकॉर्डेड स्नैचिंग फूड एंड स्टीलिंग। अगर घर से चोरी करके अगर कोई लेके जाए ना तो याद रखना कि ये काम जो है वो रेसस मंकी का होगा, लंगूर ऐसी छुछोरी हरकत नहीं करेंगे, ठीक है, इनके हिसाब से। लंगूर आर ऑल्सो कंसिडर्ड जेंटल क्रीचर्स। लंगूर ज्यादा है, तो कल को अगर किसी को सुनाना हो ना तो कभी लंगूर मत बना, अबे वो लंगूर, लंगूर नहीं, बंदर, रेसस मंकी। भाई तू रेसस मंकी जैसा अगर परेशान करना है किसी को, ठीक है, ये चेंज कर लेंगे हम अपनी लिंगो, क्या बोलते हो आप लोग? चलो ठीक है। तो लंगूर काफी जेंटल क्रीचर्स हैं। लंगूर इस तरह से खाना वाना छीनते नहीं है। तो लंगूर को क्यों डिप्लॉय किया जाता है अगेंस्ट? क्योंकि इट इज ट्रू दैट लंगूर्स हैव बीन इफेक्टिव अगेंस्ट रेसस मंकी। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर इनेट क्वालिटी इन द लैटर स्पीसी सच एज ब्लैक फेस। देखो ये तो है कि इनको यूज किया जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि लंगूर थोड़े बड़े साइज के होते हैं, इनका फेस ब्लैक होता है, लॉन्ग टेल होते हैं। लंगूर इफेक्टिव है इन देयर ट्रेनिंग एंड जनरली जंपिंग एंड नर्वस डिपोजिशन ऑफ रेसस मंकी। रिएक्शंस जो होते हैं ना रेसस मंकी के और लंगूर के नॉवल सिचुएशन में, ऐसा एक लिखा था इन्होंने कि लंगूर इफेक्टिव है क्योंकि उनको आप ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। जो रेसस मंकी है वो बहुत उछलते हैं और नर्वस होते हैं, तो आप लंगूर को ट्रेन कर सकते हो उनके अगेंस्ट जाने के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग लंगूर्स डील विथ मंकी ऑफन इन्वॉल्व क्रूएलिटी। The animals are torn away from their habitat cage. अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग ट्रेन करने के लिए इन लंगूर्स को लेके आते हैं ना तो इनके साथ बहुत क्रूरल्टी होती है, इनको पिंजरे में डाल दिया जाता है, इनको अच्छे से नहीं रखा जाता है, तो ये एक इशू भी देखा गया है। लंगूर्स के बारे में अब यहाँ से आपके लिए प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है कि लंगूर को प्रोटेक्शन मिला हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, WPA 1972 से मिला हुआ है, और प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी एक्ट 1960 अंदर, उसके अलावा साइट्स जो है उसके अंदर भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है लंगूर्स को। दे यूज टू स्केयर अवे मंकी हैव बीन प्रोहिबिटेड बाय WCCB। देखो जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है ना, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, वो प्रोहिबिट करता है लंगूर्स को यूज करने के लिए कि वो रेसस मंकी को हटा सके। अथॉरिटीज ऑफन यूज लाइकनेस ऑफ लंगूर्स अगेंस्ट रेसस मंकी। लास्ट ईयर जो G20 समिट हुआ था ना उसमें लंगूर कटआउट्स एंड इम्पर्सोनेटेड ह्यूमन मास्किंग लंगूर वेर डिप्लॉयड। तो आप यहाँ से सीख सकते हो कि देखो WCCB ने बोला है लंगूर नहीं रखने के लिए, तो क्या किया गया, G20 के समय ह्यूमंस को लंगूर का मास्क पहना कर रखा गया था ताकि रेसस मंकी को भगाया जा सके। तो इस तरह के तरीके आप यूज कर सकते हो जब आपको किसी एनिमल को नहीं परेशान करना है। तो जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है तो रेसस मंकी भी बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से उनका कॉन्टैक्ट काफी फ्रीक्वेंट हो गया है। तो ये वाली कुछ चीजें थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। अभी फिलहाल प्रीलिम्स के लिए आपके लिए ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी था कि इनको क्या प्रोटेक्शन मिला है, किस एक्ट के अंदर मिला है, क्या क्या चीजें मिली है। उसके अलावा आपको बता दें कम से कम 8 इजरायली सोल्जर्स को मार दिया गया है क्लैश में विथ हिजबुल्लाह इन लेबनान। तो बहुत अभी खतरनाक चीजें चल रही है। इजराइल ने लेबनान पे तो हमला किया ही हुआ है, ईरान इजराइल पे हमला कर रहा है, फिर सीरिया तक ये बात पहुंच गई है। तो ये वेस्ट एशिया उबल रहा है, बॉयल कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ है इजराइल के बेरूत में, ठीक है। और खेमेनी जो है, खेमेनी कौन है, वो ईरान के हेड है, उन्होंने वार्न किया था नसरल्ला को कि बेटा देखो तुम्हारा असैसिनेशन हो सकता है, ठीक है। उन्होंने उनको थोड़ा सा था कि कुछ तो इजराइल प्लॉट कर रहा है, लेकिन वही बात है ना, सीरियस नहीं लिया होगा, सोचा होगा ऐसे थोड़ी ना होगा, लेकिन हो गया।
तो ये एस्केलेशन जो वेस्ट एशिया में, वो ईरान के जो अलाइज हैं उनके लिए भी खतरनाक है और जो इजराइल के अलाइज हैं उनके लिए भी खतरनाक है। और ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये इस टॉपिक से रिलेटेड है कि जो सेक्स वर्कर्स है ना कॉन्गो में, आपको पता ना आउटब्रेक कहाँ पे हुआ है, तो कॉन्गो में हुआ है एमपॉक्स का आउटब्रेक। तो जो सेक्स वर्कर्स है उनमें सबसे ज्यादा देखा गया, अराउंड 80% केसेस जो है वो सेक्स वर्कर्स में देखा गया है। तो ये बहुत खतरनाक चीज हो जाती है। आपको ये भी इससे पता चल जाता है कि जो लोग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एमपॉक्स फैल रहा है, तभी तो मैंने बहुत डिटेल में एमपॉक्स लिया था और ये पूरी आर्टिकल जो है ना उस चीज के ऊपर है कि कैसे सेक्स वर्कर्स कॉन्गो में उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये वो अभी काम का नहीं है आपके लिए काम का है कि एमपॉक्स है क्या चीज। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, तो एक रिवीजन क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन ऑफ द डे दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाएं, आपका खुद का रिवीजन हो जाएगा कि एमपॉक्स क्या था क्या नहीं था। बाकी मैंने आप सबको सब चीज बताई हुई है डिटेल में कि क्या उसका ये है, कहाँ से ओरिजिन हुआ, किस साल ओरिजिन हुआ, क्या होता है क्लैड 1 क्लैड 2 टाइप, क्या ये चीज है क्लैड 1B क्या है, ये भी बताया था मैंने आप लोगों को। कॉमेंट सेक्शन बताइएगा क्लैड 1B क्या है। तो ये सारी चीजें, और इसका आंसर तो डेफिनेटली करेगा। तो ये आज की कुछ न्यूज थी, and keep reading. I'll meet you in the next session. Thank you.